Students, today we will study the first flight of class 10th. It is an English book, and today we will study the chapter named Long Walk to Journey. We have already done the first part in our previous videos, and today we will start another part, second part of the chapter Long Walk to Journey, Long Walk to Freedom. It is it is an autobiography. It is written by Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. He fought against the apartheid system which was prevailed in South Africa. So let's start, and we will understand line by line in both language, English and Hindi. So let us start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कुछ देर बाद, a few moments later, कुछ देर बाद हम सभी लोगों ने, अर्थात ये यहाँ पे बता रहे हैं जब इनॉग्रेशन हो रहा है प्रेसिडेंट के रूप में अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत सारे अतिथि आए हुए, गेस्ट आए हुए हैं. वे सारे लोग इस हिस्ट्री बनने जा रहा था, इस हिस्ट्री का एक एविडेंस के रूप में वो लोग आके आए हुए, वहाँ पे एक बने हुए हैं, गवाह के रूप में बने हुए हैं. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अद्भुत ही दृश्य था, वहाँ पे आश्चर्यजनक दृश्य था. जैसे ही वहाँ पे उपस्थित लोगों ने ऊपर आंख उठाया, क्या देखता है कि अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो आसमान में, हेलीकॉप्टर्स जो है आसमान में अपनी उड़ानें भर रही थी. ट्रूप्स कैरियर्स रोवर्स वो अजीब सी गर्जना कर रही थी. मतलब इस बात की प्रतीक वो बन रही थी, एक डेमोक्रेसी की ट्रू सिंबल बन रही थी. रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स वहां, अर्थात जहां पे उनका इनॉग्रेशन हो रहा था, जहां पे उनका शपथ ग्रहण हो रहा था. It was not only a display of pinpoint precision and military force. केवल मिलिट्री और आपको उसी मिलिट्री और एयर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का ही एक दृश्य नहीं था, बल्कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. यह एक प्रकार का सूचक था, एक अभिनंदन का, अर्थात मिलिट्री का डेमोक्रेसी के प्रति झुकाव का एक प्रकार का सिंबल भी था, वहां पे सूचक था. अर्थात यहाँ पे राइटर है, उन्होंने बताया है कि पहले क्या सिचुएशन था अफ्रीका में और अभी का वर्तमान सिचुएशन क्या है. पहले वही मिलिट्री ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में थी और ब्लैक लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालती थी, लेकिन आज वही जो पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे हैं नेल्सन मंडेला, उनका स्वागत में, आओ भगत में लगी हुई है. आगे यहां बात बताया जा रहा है कि टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. वो जो मिलिट्री है वो नए गवर्नमेंट को वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है, जो कि फ्री और फेयर वे में इलेक्ट किया गया है, चुना गया है. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ देर पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by. कुछ देर पहले वहां के जो हायर मिलिट्री जो थे वो लोग वहां पे आए थे और सैल्यूट करके अभी थोड़ी देर पहले गए थे, है ना. साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हायर पद पे जो पोजीशन पे जो ऑफिसर्स थे वो पूरे मेडल के साथ, जो है ना, उनका जो यहाँ पे बता रहे रिबन जो होता है एक प्रकार का, ये शर्ट में या उनका जो ड्रेस होता है उसमें लगाने वाला होता है, जो उनके पद को शो करता है रिबन के साथ. एंड मेडल्स फ्रॉम डाइज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया. एंड प्लेस्ड, उन्होंने शपथ लिया देयर लॉयल्टी, मतलब अपने कर्तव्य को इस देश के प्रति, मेरे प्रति अच्छी तरह से निभाने का उन्होंने शपथ लिया. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me. यहाँ पे कुछ बीते हुए समय को याद कर रहे हैं नेल्सन मंडेला. वो बता रहे हैं कि वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब वो लोग मुझे गिरफ्तार करने आते थे, आज वो लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं.
अर्थात मुझे एक प्रिजनर की तरह ट्रीटमेंट किया जाता था, आज देखिए मुझे कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है ना। यहाँ पे नेल्सन मंडेला इस बात को बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि फाइनली, हाँ वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बता रहे हैं यहाँ पे कि अरेस्टेड मी, वो लोग मुझे अरेस्ट करते थे, आज मुझे वो सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ कैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स जो है साउथ अफ्रीका का मतलब ये कंपनी है जेट्स की, है ना, जो वहां पे सर्विस देती है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैवरन शेप में, कैवरन किसके बोलते हैं, कैवरन उसे बोलते हैं एक जिगजैग फॉर्म में होता है। जिस तरह से हमारे इंडिया में भी जब इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है तो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का जो होता है तांता लगा रहता है, ऊपर से उड़ते हैं और अजीबोगरीब अपनी कर्तव्य दिखाते हैं और देख करके एकदम मनमुग्ध होता है, आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई ऐसे भी वीर बांकुरे हमारे देश में है, हमारे देश की गरिमा है ऐसी। वो लोग जो है अलग अलग कलर के स्मोक छोड़ रहे थे, ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये जो है यहाँ पे जो कलर के बारे में बताया गया, जैसे हमारे इंडिया में कलर है क्या, सैवरन, ग्रीन, व्हाइट, बीच में आपको ब्लैक कलर का जो आपको है व्हील है, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका का फ्लैग में भी अलग अलग तरह का कलर है, उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू बताया गया, वहां पे साउथ अफ्रीकन फ्लैग के बारे में बताया गया है। आगे बताया जा रहा है कि द डे सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वो जो डे है वह दो तरह के नेशनल एंथम उस दिन गाया गया था, मतलब जिस दिन मेरा इनॉग्रेशन हो रहा था एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, उस दिन दो तरह का नेशनल एंथम गाया गया था। क्या क्या गाया गया था आइए बताते हैं हमारे राइटर नेल्सन मंडेला। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, अर्थात जो व्हाइट पीपल थे, जो व्हाइट विजन वाले लोग थे, जो एक जिसको हम लोग ऑपरेसर बोल सकते हैं, वो लोग ऑपरेस्ट किए हुए थे ब्लैक लोगों को, उनको भी वहां पे आने की अनुमति थी, उन्हें भी वहां पे खड़े होने की अनुमति थी, उन्हें भी अपने नेशनल एंथम गाने की इजाजत दी गई थी। उनका जो गाना था नेशनल एंथम, नकोसी सिकेले अफ्रीका, है ना, ये उनका नेशनल एंथम था, व्हाइट पीपल का नेशनल एंथम था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्ट्रीम, ब्लैक का क्या नेशनल एंथम था, डाई स्ट्रीम। दोनों बारी बारी से नेशनल एंथम वहां पे गाया गया, पहले व्हाइट लोगों के नेशनल एंथम गाया गया, उसके बाद ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाया गया। उसके बाद क्या बताते हैं हमारे राइटर, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का, जब रिपब्लिक था तब। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, मतलब दोनों ग्रुप, पहली बार ऐसा हुआ था कि व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों ने एक दूसरे के नेशनल एंथम का वेलकम किया था और सहर्ष स्वीकारा था, सहर्ष गाया था दोनों ने बारी बारी से। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और पहले जो एक दूसरे से नफरत करते थे, आज वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को गा करके बाय वर्ड इसके मीनिंग को अपने दिल में समझ रहे थे। अगली पैराग्राफ में हम समझते हैं कि वन ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन का जो डे था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं काफी भावुक हो गया था। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है सेंटिमेंटेड, मतलब ना सेंटिमेंटल हो जाना, भावुक हो जाना, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जैसे उन्होंने इतिहास को याद किया। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन मैं अपने इतिहास को याद करके काफी भावुक हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, ऑफ फ्यू इयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। यहाँ पे बता रहा है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है। जैसे 20th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 20th सेंचुरी का एरा क्या हो जाएगा, 1900 से लेकर के 1999 तक, ये 20th सेंचुरी के अंतर्गत आएगा। यहां क्या बताया है कि फर्स्ट डिकेड मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स, 1 डिकेड बराबर क्या होता है, 10 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट डिकेड, अर्थात फर्स्ट डिकेड जो होता है 20th सेंचुरी का, उसमें जो है एंग्लो बोर वार हुआ था। उसमें क्या हुआ था, एंग्लो बोर वार हुआ था, है ना। तो उस एंग्लो बोर वार के कुछ ही दिन बाद राइटर का जन्म हुआ, अर्थात नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। तो बता रहे हैं कि उस समय एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा हो गया था, व्हाइट और ब्लैक के बीच में, है ना। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड
up their differences and irrigated a system of racial domination against the dark skinned peoples. यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो जो वहां पे जो सिचुएशन हुआ था ना, तो उन्होंने अपने सिस्टम को, अर्थात व्हाइट पीपल ने ब्लैक लोगों पर अपने सिस्टम को लागू कर दिया था, जबरदस्ती थोप दिया था कि भाई आपको फॉलो करना है, जिसको हम लोग अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, वहां लागू कर दिया गया था, है ना। डार्क स्किन पीपल, डार्क स्किन पीपल का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लैक पीपल। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest, यहां बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, अर्थात किसके द्वारा? व्हाइट पीपल के द्वारा जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड किया गया था, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshness, एक मतलब अति का एक मतलब सीमा को क्रॉस कर चुका था। मतलब उन्होंने जो स्ट्रक्चर किया था वो एक के लिए काफी दुखदायी था, ब्लैक के लिए काफी दुखदायी था। मस्ट इनह्यूमैन, मतलब अमानवता से परिपूर्ण था, भरा पड़ा हुआ था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार में इस तरह का अमानवता कभी नहीं हुआ था जो वहां पे साउथ अफ्रीका में हुआ था। अर्थात यहाँ पे ब्लैक पीपल पर जो व्हाइट पीपल ने ये अपना मतलब थोपा था, जबरदस्ती पॉलिटिकल राइट छीन लिया था ब्लैक पीपल का, उसके बारे में यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी अर्थात कब? जब 1984 में जब पहली बार वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, राइटर उस समय की बात को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या होगा? 1990 से लेकर के 1999 तक के बीच को जो लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी को बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं राइटर कि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड, अर्थात उस समय उनका 8th डिकेड चल रहा था, अर्थात 80 वर्ष के लगभग वो हो चुके थे जब देश आजाद हुआ था। कहां का? अफ्रीका का देश आजाद हुआ था। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है, अर्थात अपार्थाइड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples। अब जो है वो जो सिस्टम था, अब उसके जगह पर राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल ले लिया है, रिप्लेस कर दिया है ना। सारे लोगों को उनका अधिकार दिया जा रहा है, उनको आजादी दी गई है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर। और उस समय बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कलर के भेदभाव के, उनका जो रंग चाहे वो काला हो या गोरा हो, उनको भी वही अधिकार मिला जो एक व्हाइट पीपल को अधिकार मिला। ये कब संभव हुआ? तो 1994 में, अर्थात यहाँ पे राइटर ने पहले ही बोल दिया है कि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द 8th डिकेड ऑफ द राइटर्स एज, है ना। अर्थात सारी भेदभाव को मिटा करके सबको समान अधिकार दिया गया। राइटर का कहने का मतलब यह है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। बता रहा है कि ये जो दिन आया ना, ये यूं ही नहीं आया, जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लोगों ने इतने सारे बलिदान दिए, थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, मतलब हजारों लोग जो हैं, हजार लोग इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान कर दिया देश के लिए। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। स्वाभाविक है, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है, जिन्होंने अपने जान को न्यौछावर कर दिया है, प्राण को न्यौछावर कर दिया है, क्या उनको काउंट किया जा सकता है? क्या उनके बदले कुछ दिया जा सकता है? एहसान किया जा सकता है? कुछ नहीं। मतलब उनके द्वारा किए गए एहसान को नहीं भुलाया जा सकता है, उनको पेड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं आई फेल्ट दैट डे, मुझे वो दिन महसूस हो रहा है, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज, जिस तरह से मुझे पहले वाले दिन थे, आज भी मुझे उसी तरह से दिन है, मुझे वो दिन बिल्कुल तरह याद है। राइटर अपने उस दिन को याद कर रहे हैं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, मैं भी उन्हीं देशभक्तों में से, उन्हीं अफ्रीकन देशभक्तों में से था, एक सिंपल साधारण आदमी था। who had gone before me, लेकिन मेरे सामने वो जो लोग थे, जो एक क्रांतिकारी थे, जो देशभक्त थे, वो मेरे सामने चले गए। मतलब वे सेक्रीफाई कर दिए, वे अपने प्राण के न्यौछावर कर दिए। That long noble line ended and now began again with me। वो नोबेल लाइन एंडेड कर जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। उनके बारे में बता रहा है, जो लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिए, उनके बारे में बता रहा है कि अब वो चले गए, लेकिन अब मेरे से शुरुआत होती है, मैं शुरुआत किया। आई वॉज पेन्ड, मुझे काफी दर्द हुआ। वे लोग तो चले गए, बट मुझे काफी दर्द हुआ। आई वॉज पेन्ड दैट
आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वे आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट। रॉट मतलब अचीव्ड करना, प्राप्त करना। मतलब क्या बता रहा है कि मुझे दुख है कि आज जो आजादी मिली है, जो सुख वो लोग भोगने वाले थे, आज अफसोस की बात है कि वो मौजूद नहीं है। जो जिनके कारण, जिनके परिश्रम के कारण, जिनके संघर्ष के कारण ये जो सफलता मिली है, जिनके बलिदान के कारण ये जो सफलता मिली है, आज उस बलिदान के सुख को भोगने वाले वो लोग नहीं है। इस बात का मुझे काफी दुख है। यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मतलब ये बता रहा है कि जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी था ना, ये हमारे देश के लोगों के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर एक गहरा घाव कर दिया था, है ना। प्रोफाउंड वाउंड मतलब घाव होता है, दर्द होता है, एक दर्द कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोगों ने इस दर्द में बहुत समय तक बिताया। इफ नॉट जनरेशन, यहाँ हालांकि जनरेशन की तो बात नहीं है, लेकिन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, बहुत सारा समय लगेगा। मतलब जनरेशन तो नहीं बीतेगा, लेकिन समय लगेगा, ये घाव को भरने में समय लगेगा। अर्थात अपार्थाइड सिस्टम से, अर्थात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, रेशियल जो लॉ बनाया गया था, उससे जो हमारे देश के लोगों को क्षति हुई, हमारे देश के लोगों को जो दुख हुआ, उसको भरने में काफी समय लगेगा। अर्थात राइटर का यहाँ पे डायरेक्ट वे में क्या निर्देश दे रहे हैं कि जिन लोगों ने बलिदान दिया है हमारे देश की आजादी के लिए, अपार्थाइड सिस्टम को डेमोलिश करने के लिए, है ना, उसके बारे में राइटर क्या बता रहे हैं कि वो बड़ा ही मतलब उसको भरने में बहुत समय लगेगा। आगे क्या बता रहे हैं? ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट, हाँ यहाँ पे तो मैंने बता दिया, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। कह रहा है कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ये जो सदियों से जो दबाया गया था, एंड ब्रूटैलिटी मतलब दयनीय स्थिति, या काफी मतलब आपको ब्रूटैलिटी का मतलब यहाँ पे है कि बुरा व्यवहार करना, है ना, दर्दनाक व्यवहार करना, क्रूर व्यवहार करना जिसको हम लोग कह सकते हैं, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका एक अलग प्रभाव लाया हमारे देश के लोगों पर। एंड दैट वाज दैट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टैम्बो, जिसके कारण, उस ब्रूटैलिटी के कारण हमारे देश में डायमंड उभर करके आए। कुछ डायमंड्स हैं जिनके नाम यहाँ पे दिया गया है, हालांकि डायमंड मैं खुद से बोला हूं, लेकिन बिल्कुल राइटर ने आगे इस बात को कहा है। प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिस्लर्स, द चीफ लुथलर्स, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशेस, द रॉबर्ट सुबोक्यूज ऑफ आवर टाइम। अर्थात नेल्सन मंडेला अपने टाइम में जो लोग थे जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में यहाँ पे बताया है। सारे लोग का यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अर्थात इन लोगों को क्या बताया है राइटर ने कि ये जो ऐसे लोग थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया इस देश से अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। कह रहा है कि वो लोग करेज, उनके अंदर काफी करेज था, विजडम अर्थात बुद्धिमान भी थे, एंड जेनरसिटी, उनके अंदर दयालुपन भी था, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, वैसे लोग फिर बाद में कभी नहीं हुए और ना ही कभी होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। कह रहा है कि एक साथ एक आदमी में इतने सारे कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एक साथ एक आदमी में इतने सारे कैरेक्टर है, इसका मतलब यह है कि वो आदमी काफी सताया हुआ है, वो आदमी काफी ऑप्रेस्ड है। अर्थात कहने का मतलब है कि सोने को जितना तपाया जाता है उसके अंदर उतनी ही निखार आती है। यही बात इन लोगों के साथ थी कि इन लोगों को काफी सताया गया व्हाइट पीपल के द्वारा, जिसके कारण इतना ग्रेट कैरेक्टर के साथ वे लोग उभर करके आए। माई कंट्री इज रिच, आगे क्या बताते हैं राइटर कि माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बेनेथ इट्स सॉइल। मतलब हमारा देश, स्वाभाविक है, हम लोग भी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है हर तरह का मिनरल्स में आगे है, चाहे वो सोना हो चाहे वो हीरा हो, है ना। वहां पे खाने हैं, वहां की मिट्टी जो है इतने सारे ज्वेल्स से भरी हुई है, मिनरल से भरी हुई है। लेकिन राइटर उसके बाद आगे क्या कहता है? बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, मुझे हमेशा पता है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। स्वाभाविक है, किसी भी देश का सोना, किसी भी देश का मिनरल्स
वहां के लोग होते हैं, उस देश के लोग होते हैं फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। यहाँ पे राइटर क्या बता रहे हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं काफी फाइन हैं, अच्छे विचारधारा वाले हैं, सच्चे दिल के हैं और बिल्कुल प्योर हैं। वह इतने प्योर हैं जितने कि एक डायमंड होता है। अर्थात अपने देश के लोगों को कंपैरिजन किससे किया है राइटर ने? गोल्ड से किया है, डायमंड से किया है। आइए अगले पैराग्राफ में आते हैं। इट इज फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। ये उन दोस्तों का कमाल है, उन दोस्तों का साथ है जिनके माध्यम से मैंने क्या सीखा? स्ट्रगल करना सीखा, मुझे हिम्मत आया, नहीं तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। बिल्कुल समय जो है और परिस्थिति इंसान को एक नए विचारधारा से जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है ना? परिस्थिति के हिसाब से इंसान के अंदर एक नया विचारधारा आता है। आई हैव सीन, नेक्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है कि आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। अगले लाइन में क्या बता रहा है? आई हैव सीन, उन्होंने देखा है, men stand up to attacks and torture without breaking। वो लोग जो लगातार अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं, बिना सांस लिए, बिना रुके हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ, अपने ताकत को दिखाने के लिए, एंड रेजिस्टेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। जो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? हाँ, दो तरह की बात यहाँ पे बताया है कि वैसे लोग जो दूसरे पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको सताने के लिए, परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ उसकी बात कही है जो दुख सहते हैं। वे लोग भी इतने ताकतवर हो जाते हैं कि किसी प्रकार के दुख को सह लेते हैं, जो कि एक इमेजिनेशन से काफी बिल्कुल परे होता है। आई लर्न दैट करेज, है ना, मुझे भी वही करेज मिला। कि क्या, कौन सा करेज के बारे में यहाँ पर राइटर बता रहा है? वो दुख सहने का करेज मिला, या अर्थात रेजिलेंस मिला। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मुझे यह महसूस हुआ, मैंने सीखा कि वो जो करेज मुझे मिला था, वो ये इसलिए करेज नहीं मिला था कि मेरे अंदर डर नहीं था, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने डर पे जीत हासिल कर ली थी। ये कौन बता रहे हैं? नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। अर्थात ब्रेव मैन वो नहीं होता है जिसके अंदर डर नहीं है, जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कन्क्योर्स द फियर। लेकिन वह व्यक्ति ब्रेव होता है जो डर पे, जो भय पे जीत हासिल कर लेता है, जो भय पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया है, हमारे पास और आपके पास अधिकार नहीं है कि किसी के कलर के नाम पर, किसी के कलर के आधार पर उससे हम नफरत करें, उससे हम लोग दोस्ती न करके दुश्मनी करें, और इस बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के आधार पर उससे नफरत करें, यह हमारा अधिकार नहीं है। और हिज रिलीजन या उसके धर्म के आधार पर, यदि कोई मुस्लिम है, कोई दूसरे धर्म को मानने वाला है, तो वो नफरत के योग्य नहीं है। उसे भी प्यार से अपनाने का हक बनता है, उसे भी प्यार करने का हक बनता है, उसे भी हम लोग जो है उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, उसके प्रति स्नेह रखेंगे। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट। हाँ, यहाँ क्या बता रहा है राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। ठीक है, पीपल तो लर्न कर लेते हैं, हेट को सीख लेते हैं कैसे हेट करना है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि उन्हें नफरत करने आ जाता है तो क्या उन्हें प्यार करने का, प्यार उनको नहीं सिखाया जा सकता है? दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार भी सिखाना चाहिए। यदि उनसे नफरत कर रहे हैं या किसी को नफरत योग्य बना रहे हैं तो उसको प्यार करने योग्य भी बनाइए। ये हमारी और आपकी दायित्व बनती है। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, बिकॉज आप हेट तो कर लेंगे लेकिन लव जो है वो नेचुरल थिंग्स होता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए लव करें, है ना, किसी से स्नेह रखें, किसी से दुश्मनी ना रखें। नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। बिल्कुल हेट के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? लव होता है। इवन इन द ग्रीमिश टाइम्स, ग्रीमिश मतलब क्या होता है? ट्रबल्ड, अर्थात यहाँ पे राइटर अपने उस टाइम को बता रहे हैं जब वो जेल में थे। ट्रबल टाइम उनके लिए जेल था, वो 27 ईयर्स जेल में रहे थे।
नेल्सन मंडेला अपने देश की आजादी के लिए, अपार्थिव सिस्टम को खत्म करने के लिए 27 ईयर्स तक उनको जेल में रहना पड़ा था। तो उस जेल के समय को यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ग्रीनेस्ट टाइम, जब मेरा समय ट्रबल में था, जब ट्रबल वाला समय मेरा चल रहा था, इन प्रिजन, जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब हम लोगों को मारा जाता था और तब तक मारा जाता था, तब तक टॉर्चर किया जाता था, तब तक सताया जाता था जब वो पीक पॉइंट पर पहुंच नहीं जाता था। मतलब एक सहने का जो अंतिम जो क्षण होता है ना, अंतिम मोमेंट्स होता है, उस दौरान तक हमें मारा जाता था, हमें सताया जाता था। उस समय की बात बता रहे हैं राइटर, जब वो जेल में थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं वहां पे एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं किसी एक गार्ड्स में देखता था कि उसका मेरे प्रति थोड़ा सा सहानुभूति है। तो जानते ही इससे क्या होता था, मेरी हिम्मत बढ़ जाती थी, मेरी शक्ति बढ़ जाती थी, है ना। ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ देर के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीश्योर मी, हाँ वो काफी था, वो रिश्योर करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, मुझे दर्द को भरने के लिए, मेरे दर्द को भरने के लिए उनकी एक मुस्कुराहट मेरे लिए काफी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे हिम्मत प्रदान करती थी उनके मार सहने के लिए, है ना। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर का, है ना। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मैन की जो अच्छाई है ना, वो एक फ्लेम की तरह है ना। दैट कैन बी हिडन, जो छुप सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी समाप्त नहीं हो सकती है। बिल्कुल, आपके अंदर जो अच्छाई है, वो अच्छाई आपके अंदर है, थोड़ी देर के लिए वो दब जाती है, लेकिन हमेशा आपको हिंट करते रहती है, अर्थात वो आपके दिल से समाप्त नहीं हो सकती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग इसको, क्वेश्चंस को आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर आदमी के दिल में दो तरह की बातें होती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ होता है ड्यूटी, ड्यूटी तो समझते ही आप लोग, कर्तव्य जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। हर इंसान के पास दो तरह की ड्यूटी होती है, दो तरह का कर्तव्य होता है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। दो तरह का, एक पहला अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, स्वाभाविक है अपने परिवार के लिए कर्तव्य बनता है, अपने माता पिता के लिए भी एक कर्तव्य बनता है। हिज वाइफ, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए भी कर्तव्य बनता है। टू हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चे के लिए भी कर्तव्य बनता है। लेकिन एक दूसरा जो कर्तव्य है वो क्या है, टू हिज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने देश के लोगों के लिए, अपनी कंट्री मैन के लिए, अपने समुदाय के लिए, है ना। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन, साधारण और मानवपूर्ण ढंग से देखें सोसाइटी के लिए, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। स्वाभाविक है हर इंसान अपने आप में पूर्ण होता है इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी और अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए भी, दोनों में परिपूर्ण होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार, अपने खुद के व्यवहार के कारण, अपने खुद के इरादे के कारण, एंड एबिलिटीज, अपने क्षमता के हिसाब से हर इंसान के अंदर दोनों ऑब्लिगेशन को पूर्ण करने का क्या होता है, मतलब क्षमता होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। क्या बात है, ये जबरदस्त लाइन है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी होने के नाते जन्म से ही कलर के आधार पर दोनों ही ऑब्लिगेशन को पूर्ण करने का अधिकार नहीं मिला था। अर्थात ब्लैक लोगों को ना ही वो अपने परिवार की जिम्मेवारी उठा सकते थे, ना ही वो देश की जिम्मेवारी उठा सकते थे। इतनी बंदिशें थी, इतनी पाबंदियां थी, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उन ब्लैक पीपल के लिए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अर्थात मैन ऑफ कलर का मतलब है ब्लैक पीपल। यहां पे बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में कि वह व्यक्ति जो अ मैन ऑफ कलर अर्थात जो ब्लैक था, वो अटेम्प्टेड टू लिव, जो जीने का प्रयास करता था एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह, उसे पनिश्ड किया जाता था, उसको पीटा जाता था, उसको सजा दी जाती थी और उसको सजा देने के बाद आइसोलेटेड कर दिया जाता था।
अर्थात उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। एक या जब जेल में बंद कर दिया गया तो दोनों ऑब्लिगेशन से बिल्कुल उसको अलग कर दिया गया। ये तो परिवार की भी सेवा नहीं कर सकता है और दूसरा देश की भी सेवा नहीं कर सकता था। उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवेंटिबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। यहाँ इनएविटेबली मतलब क्या होता है? अनएवॉइडली। वहां व्यक्ति जो फुलफिल करना चाहता है अपने ड्यूटी को, वहां पे करना चाहता था अपने ड्यूटी को साउथ अफ्रीका में, उसको रिप्ड किया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली। रिप्ड मतलब अलग करना, उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, उसको उसके घर से अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड, और उनको जबरदस्ती मजबूर किया जाता था टू लिव लाइफ अपार्ट, बिल्कुल अलग थलग जीवन जीने का मजबूर कर दिया जाता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट मतलब यहाँ पे व्हाइट पीपल को बताया गया है। जिस तरह से यहाँ ब्लैक कलर यहाँ बताया जा रहा है ना, कलर बताया जा रहा है, यानी कलर का मतलब यहाँ ब्लैक पीपल और ट्विलाइट का मतलब यहाँ पे व्हाइट पीपल। क्या बता रहा है कि ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन। वो एक रिबिलियन उनको नाम दे देते थे। ट्विलाइट पीपल जो थे ना, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस जो था, ब्लैक पीपल को, ब्लैक कलर के लोगों को एक रिबिलियन का नाम दे दिया जाता था, जो लोग भी आवाज उठाते थे। आई डिड नॉट इन बिगनिंग चूज, यहां पे बताया जा रहा है कि आई डिड नॉट बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरू से, आज मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं शुरू से, यहां पे क्या बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन से देश प्रेमी नहीं था, अपने देश की भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं था। मैं अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देने वाला था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and husband। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे देश के लोगों के बारे में चिंता होने लगी। मैं देश के लोगों के बारे में सोचने लगा कि भाई इन देश के लोगों को, हमारे देश के लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। धीरे धीरे मैं अपने परिवार से एक ऑब्लिगेशन को पूरा करने से बिल्कुल अलग होता गया। वो क्या था? एज ए सन, एक बेटे की जिम्मेवारी को नहीं निभा पाया। एज अ ब्रदर, एक भाई की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। फादर, एक पिता की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया। एंड हस्बैंड, और एक हस्बैंड की जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पाया। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं इसका जो बाकी हिस्सा है उसको पढ़ाऊंगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का प्रयास जो है हर तरह का आपके साथ है। हर सब्जेक्ट को हम लोग आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, है ना, ग्रामर हो, हर तरह का आपको सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ, हम लोगों के साथ, हमारे चैनल के साथ निश्चित रूप से जुड़े रहिए। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।